Assalamu alaikum. First year pharmacy technician class. I am your pharmacognosy teacher Dr. Maimuna Asma from Shahrukh Nialam College of Health Sciences मुल्तान। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, हाइपर सेंसिटिविटी का लास्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स पढ़ी, 4 टाइप्स उसकी होती हैं, और फर्स्ट टाइप जो थी उसका अल्टरनेट नेम एलर्जी है। फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, उसका अल्टरनेट नेम एलर्जी है। हमने एलर्जी को आगे डिस्कस किया, उसी को पढ़ा। एलर्जी की किस वजह से हो रही है, उसके काजेस पढ़े, कौन कौन सी चीज़ें एलर्जी कॉज करती हैं। उसके बाद हमने उनकी सिम्टम्स पढ़ी कि किस एलर्जी से कौन सी सिम्टम्स होती हैं। उसके बाद टेस्ट पढ़े तशखीस के लिए कि कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक आज हमारा है ट्रीटमेंट, के इलाज कैसे होता है एलर्जी का। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। तो होता ये है कि सबसे जो बेस्ट वे है वो तो ये है कि जहाँ से इंसान को एलर्जी हुई है तो उससे परहेज़ करनी चाहिए। उसे पता है कि मुझे फर्स्ट टाइम किस चीज़ से एलर्जी हुई है, फलां चीज़ मैंने खाई थी या फलां चीज़ जगह से गुजरा था तो वहाँ पे इस तरह के फूल ज़्यादा थे, झाड़ियाँ थी, इस तरह उनसे हुई है, या कॉम्ब वगैरह से हो जाती है। तो इंसान को पता होता है कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी हुई है। तो सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है कि परहेज़ करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उन चीज़ों से। वैसे 3 इसके तरीके होते हैं एलर्जी के ट्रीटमेंट के। When a person has allergies, the best way to treat allergies is to prevent them from occurring in the first place by avoiding the allergy triggers. एलर्जी ट्रिगर जो एलर्जी पैदा कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उसे इंक्रीज कर रहे हैं। There are 3 general approaches to the treatment of allergic diseases. एलर्जिक डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए 3 अप्रोचेस हैं हमारे पास। कौन कौन सी? फर्स्ट तो है अवॉइडेंस, सेकंड फार्माकोथेरेपी एंड थर्ड है इम्यूनोथेरेपी। अवॉइडेंस जो है, ये देखिए पोलन्स हैं, ये इंसेक्ट्स हैं, तो जिस चीज़ से एलर्जी हुई उससे अवॉइड करना चाहिए, इन चीज़ों से अवॉइड एलर्जेंस। जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है उससे अवॉइड करना चाहिए, परहेज़ करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए उससे। सेकेंड है मेडिकेशंस, दवाइयों का इस्तेमाल। दवाइयों के इस्तेमाल से, मेडिसिन से एलर्जी से बचा जा सकता है। एंड थर्ड चीज़ है इम्यूनोथेरेपी। ये एलर्जी शॉट्स लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इनफैक्ट ये भी एलर्जेंस के ही इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये कुछ वैक्सीनेशन वाले प्रोसेस की तरह होता है। एलर्जी शॉट्स, ये इम्यूनोथेरेपी। एंड कंटिन्यू एलर्जी एजुकेशन। एलर्जी के बारे में, उनके जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है, ये कैसे हो रही है, उन चीज़ों के बारे में इंसान को होना होनी चाहिए, पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए किस चीज़ से होती है मुझे एलर्जी, उससे बचने के लिए उसका पता होना चाहिए। हम फर्स्ट पढ़ेंगे अवॉइडेंस। तो जब भी ग्रास, मतलब जहाँ पे पोलन्स वगैरह ज़्यादा पोलन्स होते हैं, क्योंकि ये फूल वगैरह पे होते हैं पोलन्स, झाड़ी पे होते हैं, तो ऐसे जगहों से परहेज़ करना चाहिए। या फिर वहाँ से गुजर रहे हैं तो आपको मास्क पहनने चाहिए, पोलन मास्क स्पेशल होते हैं, पोलन मास्क पहनने चाहिए। या घर को साफ़ करते हुए कि डस्ट वगैरह से जिसको एलर्जी है तो उस वक्त भी उन्हें मास्क पहननी चाहिए। दूसरी बात है कि स्टे इनडोर्स इन द मॉर्निंग में, क्योंकि पोलन ज़्यादा होते हैं। एंड ऑन विंडी डेज, हवा, जिन दिनों में हवा ज़्यादा चल रही है, क्योंकि पोलन एक जगह से बहुत दूर दराज इलाकों में भी फैल जाती है, तो वहाँ एहतियात करनी चाहिए, घरों के अंदर रहना चाहिए। ये अवॉइडेंस में है, परहेज़ कैसे करनी चाहिए बचने के लिए। नेक्स्ट है रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल्स। जो भी खुराक आप खाने लगी हैं, आपको पता है, सपोज़ आपको पीनट से एलर्जी है, मूंगफली से, तो आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, तो सपोज़ आप खीर मिक्स ख़रीद रहे हैं, तो आप उसके लेबल देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छा, उसमें पीनट भी है, तो आप उसे अलग कर दें, हाँ ये मुझे नहीं खानी, इससे मुझे एलर्जी हो जाती है। तो आपको
फूड लेबल्स पढ़ने चाहिए कि किस चीज़ से आपको पता होना चाहिए, एक तो मुझे किस चीज़ से एलर्जी है, और समझना पढ़ना चाहिए, लेबल्स को देखना चाहिए कि इसमें फला चीज़ है तो इससे मुझे एलर्जी है, तो ये चीज़ मुझे नहीं खानी। कीप विंडोज़ एंड डोर्स क्लोज ड्यूरिंग हेवी पोलिनेशन सीजन। जब बाहर का मौसम आता है तो आप लोगों ने देखा होगा हर तरफ फूल ही फूल होते हैं, जैसा कि आजकल है, तो इन दिनों में ज़्यादा होती हैं, पोलन ज़्यादा होते हैं, पोलिनेशन हो रही होती है, तो इन दिनों में अपने दरवाजे दरियों विंडोज़ वगैरह को सबको बंद रखना चाहिए ताकि घर के अंदर एंटर ना हो, क्योंकि वो फ़िज़ा में रहते हैं, हवा में, जब हवा तेज़ चलती है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इसके लिए एहतियात करनी चाहिए। यूज़ द एयर कंडीशनर इन द हाउस एंड कार। डोंट अलाउ डेंडर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इन द हाउस। डेंडर फुजला, जो किसी को अगर डेंडर से, जानवर के फुजले से एलर्जी है, तो उन्हें एहतियात करनी चाहिए कि घर में डेंडर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को नहीं आने देना चाहिए। चेंज फीदर पिलोज, वूलन ब्लैंकेट्स एंड क्लॉथिंग टू कॉटन। अक्सर लोगों को वूलन से, वूल जो होती है इससे हो जाती है एलर्जी, तो उन्हें अपने ब्लैंकेट पिलोज सबको कॉटन में यूज़ करने चाहिए, वूल के ना करें, ये फीदर्स वगैरह की। इनक्लोज मैट्रेस एंड पिलोज इन प्लास्टिक बेरिड क्लॉथ्स। प्लास्टिक मिलते हैं जो कि उसके ऊपर कवर सा चढ़ा देते हैं, जैसे वैसे गिलाफ चढ़ा होता है, कवर होता है, इसी तरह पहले प्लास्टिक का उसके ऊपर पिलो चढ़ा दिया जाता है, मैट्रेस या पिलोज पे कवर चढ़ा दिया जाता है प्लास्टिक का, तो उससे अंदर नहीं जा सकते। वो जो मैट्रेस में जो जिसको एलर्जी होती है, मैट्रेस में जो चीज़ें होती हैं, मतलब फीदर उसमें भरे हुए हैं या वूलन है जो भी है, तो उनसे फिर एलर्जी नहीं होती, क्योंकि प्लास्टिक का उसके ऊपर कवर चढ़ा देते हैं। वॉश शीट्स, मैट्रेस एंड ब्लैंकेट्स वीकली इन हॉट वाटर। हर हफ्ते में गर्म पानी से अपनी शीट्स को, मैट्रेस को, ब्लैंकेट्स को, कंबल, गद्दे, इन सबको धोना चाहिए। ठीक है। रिमूव कॉर्पेट्स। कॉर्पेट्स में माइट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं नीचे इनके, अगर आप उठाएंगे तो उन्हें रिमूव कर दें घर से, अगर किसी को उससे एलर्जी होती है तो। ठीक है, अवॉइडेंस की समझ आ गई। अवॉइड करना चाहिए हर जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है आपको, चाहे वो फूड है, वो पोलन्स है, वो माइट्स हैं, वो डस्ट है, तो उससे परहेज़ करनी चाहिए। उसके परहेज़ के तरीके बताएं कि अगर फलां चीज़ से एलर्जी है तो ये तरीका अपनाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है फार्माकोथेरापी। फार्माकोथेरापी में क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं, मेडिकेशन पे इंसान को लगा दिया जाता है, मेडिसिन दी जाती है। तो अगर अवॉइड करने से, अवॉइड आपसे नहीं हो रहा, परहेज़ नहीं हो रही, या परहेज़ करने से भी आपको फिर भी एलर्जी हो रही है, तब आप मेडिसिन पे आ जाएं, अदरवाइज परहेज़ सबसे बेहतर है। तो मेडिकेशन में दो तरह के हैं, एंटीहिस्टामिन्स ले रहे हैं एंड ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर्स। हमने जब पढ़ा था कि जैसे ही एलर्जन आते हैं, आप थोड़ा सा रिकॉल करें इसका मैकेनिज्म क्या हो रहा था। एलर्जन बॉडी में एंटर हो रहे थे और बॉडी में पहले से ही मास्ट सेल पर एंटीबॉडीज़ मौजूद थी, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ बनाई थी फर्स्ट एक्सपोजर पे, और वो जाकर मास्ट सेल पे अटैच हो गई थी, तो वो प्रेजेंट है। जैसे ही एलर्जन आते हैं मास्ट सेल पे एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, एलर्जन आकर उनसे अटैच हो जाते हैं एंटीबॉडीज से, और एंटीबॉडीज जो होती हैं वो मास्ट सेल्स को प्रमोट करती हैं कि वो रप्चर हो जाए, बर्स्ट हो जाए, वो फट जाता है, और उसके बाद उसके अंदर से एंटीहिस्टामिन्स निकल रहे थे, ल्यूकोट्राइन्स निकल रहे थे, याद है, तो वही हिस्टामिन्स निकल रहे थे। हिस्टामिन्स, तो यहाँ पे हम मेडिसिन क्या लें, एंटी हिस्टामिन्स। एंटी मीन्स के हिस्टामिन के अगेंस्ट है, एंटी जहाँ पे होता है, एंटी होता है अगेंस्ट, खिलाफ, तो वहाँ से हिस्टामिन रिलीज हो रहे थे जो कि सिम्टम्स काज कर रहे थे, तो यहाँ पे एंटी हिस्टामिन्स हम दे रहे हैं जो कि हिस्टामिन को एक्शन को ब्लॉक कर देंगे, उसके अमल को ब्लॉक कर देंगे, सिम्टम्स नहीं होंगे। और ल्यूकोट्राइन्स थे, तो ल्यूको इनहिबिटर होता है सप्रेस करना, दबाना, किसी को कम करना,
तो लिकोट्राइन्स इनहिबिटर्स जो हैं वो लिकोट्राइन्स का जो एक्शन है उसको इनहिबिट कर रहे हैं, उनको कम कर देते हैं लिकोट्राइन्स को। तो इस तरह वो सिम्टम्स हमारे अंदर शो नहीं होते। तो इसके लिए एंटीहिस्टामिन्स हैं लिकोट्राइन्स इनहिबिटर्स। एंटीहिस्टामिन्स में होती हैं दो, इसकी जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में कौन से होते हैं, ये सबसे पहले तो हिस्टामिन का रिएक्शन जो एक्शन होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में आती हैं डाइफेनहेड्रामीन और क्लोरफेनारामीन। इनके मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं। हर कंपनी ने, ये इस तरह होता है कि जेनेरिक नेम जो होता है हर ड्रग का एक ही है, जेनेरिक तो एक ही है, मेडिसिन जो मेन उसमें ड्रग है मेडिसिन वो एक ही है, लेकिन हर कंपनी नाम अलग दे देती है। तो इस तरह डाइफेनहेड्रामीन के कोई हज़ारों ब्रांड्स होंगे। तो यहाँ पे एक बेंड्राइल दिया हुआ है और क्लोरफेनारामीन का पेडिटोन। ये डाइफेनहेड्रामीन ड्रग हमारे पास क्या है, डाइफेनहेड्रामीन और क्लोरफेनारामीन। ये फर्स्ट जनरेशन है एंटीहिस्टामिन्स हैं। लेकिन बाद में जो न्यू ड्रग्स आई हैं तो उनमें कौन कौन सी हैं, उनको सेकंड जनरेशन कहते हैं। और उसमें है सिट्रीजीन है, फिक्सोफेनाडीन है, लोरेटाडीन है, लिवोसिट्रीजीन है, ये बहुत सारी और भी हैं लेकिन मेन यहाँ पे दे दी हैं। तो इसका फ़र्क ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन वाली है ये बहुत ज़्यादा सेडेशन काज करती है, नींद ड्रॉसीनेस हो जाती है फर्स्ट जनरेशन। लेकिन सेकंड जनरेशन जो है ये बहुत लीस्ट सिडेटिव है, इससे कम सिडेशन होती है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन जो है ये सिडेटिव है, नींद काज करती है। ठीक है, तो ये मेडिसिन है जो कि एंटीहिस्टामिन्स है, ये हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे भी आप लोगों को कहते हैं ज़ुकाम हुआ है या छींकें आ रही हैं, गले में ख़ारिश है, ऐसा हो रहा होता है, स्नीजिंग है या तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एंटीहिस्टामिन्स देते हैं। ये रेजिक्स या ये फिक्सोफेनाडीन, फेक्सिट है, इस तरह के इनके और भी ब्रांड्स काफ़ी सारे हैं, वो भी दे सकते हैं। सिट्रीजिन का ज़रटेक होता है। तो एंटीहिस्टामिन जो होते हैं हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। और इनके दो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में डाइफेनहेड्रामीन और क्लोरफेनारामीन, सेकेंड जनरेशन में सिट्रीजिन, फिक्सोफेनाडीन और लोरेटाडीन है। ये देखिए इसकी पैकिंग। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास लिकोट्राइन्स इनहिबिटर्स, जो कि लिकोट्राइन्स को इनहिबिट कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, उनके एक्शन नहीं होने दे रहे हैं। तो इनमें कौन कौन सी हैं ड्रग्स, मोंटिलोकास्ट है, इसका ब्रांड नेम क्या है, सिंगुलेयर है, या फिर एंटी लिकोट्राइन भी इसे कहते हैं। एंटी लिकोट्राइन्स मीन्स के एंटी अगेंस्ट लिकोट्राइन्स के अगेंस्ट जो है उसके खिलाफ है, उसे एंटी लिकोट्राइन कहते हैं। मेडिकेशंस वो भी होती हैं जैसे जेफ्रिलोकास्ट है, यहाँ पे एक ही दिया मोंटिलोकास्ट। लिकोट्राइन्स आर केमिकल्स रिलीज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एलर्जिक एंड इम्यून सेल्स एंड मे कॉज एलर्जी सिम्टम्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे मास सेल रप्चर होता है, बस्ट होता है, तो वहाँ पे हिस्टामिन एंड लिकोट्राइन्स रिलीज होते हैं। तो वो लिकोट्राइन्स जो रिलीज हो रहे थे ये हिस्टामिन, वो जाकर एलर्जी की सिम्टम्स काज करते हैं। तो इनको सप्रेस किया जाता है किससे, मेडिसिन से। एंटीहिस्टामिन्स हिस्टामिन के लिए एंड लिकोट्राइन्स के लिए एंटी लिकोट्राइन्स मेडिसिन दी जाती हैं, जिनमें मोंटिलोकास्ट है, जेफ्रिलोकास्ट है, तो ये दी जाती है। लेकिन जो लिकोट्राइन्स इनहिबिटर्स हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये ज़्यादातर दी जाती हैं एस्थमा, जब हो किसी को एस्थमा हो जाए और एयर वेज जो होती है सांस की नाली की कंजेशन हो जाती है या फिर उसकी एलर्जी हो जाए, तो उस केस में ज़्यादातर लिकोट्राइन्स इनहिबिटर देते हैं, मोंटिलोकास्ट
तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बहुत कम दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जहाँ पे ज़रूरत हो, जैसे अस्थमा के पेशेंट्स में, तो उन्हें मोनोलोकास्ट प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये हो गया मेडिकेशन। अब थर्ड हमने पढ़ना है इम्यूनोथेरापी। इम्यूनोथेरापी में ये होता है कि इम्यून सिस्टम की थेरापी की जाती है, उसका इलाज किया जाता है इम्यून सिस्टम का, कि इम्यून सिस्टम को यूज टू किया जाता है उसे, कि वो ही ये सिम्टम्स काज ना कर पाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम सारी वो कर रहा था कि जैसे एलर्जन है, किसी में एलर्जी हो जाती है किसी में नहीं होती, तो ये सारा इम्यून सिस्टम की वजह से हो रहा था कि इम्यून सिस्टम ने उसे डिटेक्ट किया बाहर से आने वाले को, कि हाँ ये बाहर से आ गया है, फॉरेन पार्टिकल है, तो उसने एंटीबॉडीज़ बना दी। अगर इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा तो फिर एलर्जी ही नहीं होगी। तो इम्यून सिस्टम की ट्रीटमेंट जो है, इलाज है इम्यूनोथेरापी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि एलर्जिन के ही, एलर्जिन जो कि एलर्जी कॉज कर रहा है, उसी के शॉट्स इंजेक्शन लगाए जाते हैं, शॉर्ट भी एलर्जी शॉट्स भी इसे बोलते हैं। तो उसी के ही इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसे एलर्जिन का सोल्यूशन बना के। तो ये स्टेराइल कंडीशंस में किया जाता है, आम इंसान ऐसे नहीं कर सकते। तो उसके शॉट्स लगाए जाते हैं और इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसे बहुत कम मकदार में पहले एंटर किया जाता है, फिर उससे डोज इंक्रीज़ कर दी जाती है, बढ़ाई जाती है, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी उसकी यूज होने लगती है। पहले बहुत कम होती है तो उससे एलर्जी हो ही नहीं सकती, बहुत ही कम देर से। तो उसके बाद बढ़ाते जाते हैं, एलर्जी की डोज बढ़ाते हैं, और फिर इम्यून सिस्टम हमारा उससे डिसेंसिटाइज हो जाता है। फिर जितना हम लास्ट में ये होता है कि 3-4 सालों में कि और हमसे बहुत ज़्यादा भी एंटर करते हैं, तो वो हमारा इम्यून सिस्टम डिसेंसिटाइज हो जाता है, वो उसका यूज हो जाता है, उसे आम नॉर्मल सी बात लगती है, नहीं लगता कि ये फॉरेन पार्टिकल है। इम्यूनोथेरापी में ये करते हैं। इसका ड्यूरेशन क्या है? टिपिकली द ट्रीटमेंट बिगिंस विद इंजेक्शन ऑफ सोल्यूशन ऑफ एलर्जन गिवन 1 to 5 times a week with the strength gradually increasing। उसकी डोज जो होती है, स्ट्रेंथ डोज उसकी बढ़ाते जाते हैं, मिकदार बढ़ाते जाते हैं, और एलर्जन के सोल्यूशन ही इंजेक्शन के फॉर्म में एंटर किए जाते हैं बॉडी में। और ये 1 to 5 टाइम्स अभी, एक हफ्ते में इतने लगाए जाते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इट यूजली टेक्स अबाउट 3 to 4 years फॉर द पेशेंट टू बी फ्री ऑफ सिम्टम। पेशेंट को सिम्टम से फ्री होने के लिए, मतलब बिल्कुल ठीक होने के लिए, कि कोई सिम्टम्स ही ना आए। स्टार्ट में होता है कि थोड़ी बहुत आ जाए इस तरह, लेकिन लास्ट में मतलब ये 4 ईयर 3 से 4 साल लग जाते हैं बिल्कुल नॉर्मल होने में। इसे क्योंकि हम वैक्सीनेशन में भी ये कर रहे थे कि एलर्जन को ही एंटर करते हैं, जिस बीमारी से रोकना हो, क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करनी हो, इम्यूनिटी पैदा करनी हो, उसके एलर्जन हम एंटर करते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही अमल होता है कि एलर्जन ही हम ऐड करते हैं। इसका मैकेनिज़्म देखें कैसे है। देखो ये एलर्जन है, सी एलर्जन है, ये नॉर्मल है, इसमें एलर्जन शॉट्स नहीं दिए गए, यहाँ तक पोर्शन जो है हाफ है। इसे देखें जिसमें एलर्जन शॉट्स नहीं दिए गए, उसमें क्या हो रहा है, एलर्जन आए, ये मास्ट सेल है, इसके बाद ये एंटीबॉडीज़ हैं, यहाँ पे आएंगे, ये मास्ट सेल रप्चर हो जाएगा, और ये हिस्टामीन्स, ल्यूकोट्राइन्स, ये सारे रिलीज हो जाएंगे, और ये काज करेंगे सिम्टम जिस रीज़न हो रही है। ओके, एलर्जन आए, ये मास्ट सेल है, इस पर एंटीबॉडीज़ मौजूद थी, जैसे ये इस पर एंटीबॉडीज़ और ये एलर्जन इस साथ मिलेंगे, ये मास्ट सेल रप्चर हो जाएगा, ये हिस्टामीन्स, ल्यूकोट्राइन्स रिलीज हो जाएंगे और सिम्टम्स काज करते हैं। लेकिन जब ये यहाँ पे एंटी आईजीई हमने यहाँ पे वैक्सीनेशन कर दी, तो उस टाइम क्या होगा, ये यहाँ पे पहले से ही मौजूद हैं एंटीबॉडीज़, तो ये जैसे ही आएंगे, ये बाहर वाली जो एंटीबॉडीज़ हैं ये कैप्चर कर लेंगे एलर्जन को, और मास्ट सेल तक पहुँचने ही नहीं देती, जिसकी वजह से नो एलर्जी रिएक्शन। ये वैक्सीनेशन का इस तरह मैकेनिज़्म होते हैं इम्यूनोथेरेप्यूटिक का। ओके, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी, और आप लोग इसे अच्छे से तैयार करें। अल्लाह हाफिज़।